गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आज जो है ना 15 अक्टूबर है। पेन को ले लेते हैं हम लोग। हाँ, आज है 15 अक्टूबर 2025। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आपको हम ये नहीं बताएंगे कि जनसत्ता कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए या आपके कमीशन एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ बात नहीं करेंगे हम लोग, सीधा ये टॉपिक पे। लास्ट में आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, ये कुछ दिनों से न्यूज में चल रहा था लद्दाख को लेकर, है ना। लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए या हिंसा कह लीजिए। तो वहाँ के एक जलवायु कार्यकर्ता है, उनका नाम है सोनम वांगचुक। ठीक है, आपने 3 इडियट देखा ना, और जो आमिर खान ने जो रोल प्ले किया था यही थे, मतलब इन्हीं का कैरेक्टर को प्ले किया था। ठीक है, सोनम वांगचुक। आपको बता दें, हमारे देश में जो जलवायु कार्यकर्ता हो गए, ठीक है, तो आप देखोगे जब आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें एक्सपर्ट लोग जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनका कहना होता है कि जब हमारा देश आगे बढ़ रहा होता है ना, जब डेवलपमेंट कार्य कर रहा होता, तो जो जलवायु कार्यकर्ता लोग होते हैं वो उसमें अड़चने पहुंचाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा विशेषज्ञ के द्वारा लिखा जाता है। खैर कितना सच है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है ना, उसको देखिए। सबसे पहला, जब ये आर्टिकल पढ़िएगा तो इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, कि जो सोनम वांगचुक हैं, सोनम वांगचुक, ठीक है, इनको पता है ना, रासुका के तहत, राष्ट्रीय जो सुरक्षा जो कानून है उसके तहत इनको अरेस्ट किया गया है। इनकी वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जो है ना दर्ज किया है कि अभी तक इनको जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया। आपको पता है कि हेवियस कॉर्पस के तहत, जो आर्टिकल 32 के तहत हमारा जो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्ट कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत हाई कोर्ट। अगर हमें अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत हमको जो है ना मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। ठीक है, तो उनको पेश नहीं किया गया, तो इनकी पत्नी जो है काफ़ी परेशान हो गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया और ये मामला चल रहा है। खैर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ये जो है ना यूपी पीसीएस का 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वही टॉपिक को ध्यान में रखकर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपको पता ही है कि जो लद्दाख में जो हिंसा हो रहा है, वहाँ पे 6th शेड्यूल का डिमांड किया जा रहा है कि लद्दाख को जो है ना 6th शेड्यूल में डाला जाए और राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार दर्जा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि जो लद्दाख है ना वो काफ़ी संवेदनशील यूनियन टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि वो चाइना के नज़दीक है, चाइना के बॉर्डर के नज़दीक है। ठीक है, तो जब तक वहाँ पे स्थिति अ, अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि आपने देखा है कि चाइना बार बार जो है भारत के जो क्षेत्र हैं उस पर दावा करते रहता है, और भारत ने इसका खारिज भी किया है। इस कारण से केंद्र सरकार अभी तक नहीं दे रही है यूटी का, मतलब राज्य का दर्जा। तो 6th शेड्यूल और राज्य के दर्जा को लेकर न्यूज चल रहा है। तो देखिए, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, कुल 12 सूची होता है ना, उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं से पूछना है। ये आपका 2025 में यूपी पीसीएस जो 2-3 दिन पहले हुआ था, उसका क्वेश्चन आपको हम प्रूफ के तौर पर दिखा रहे हैं कि ऐसे पढ़ा जाता है। ऐसे पढ़िएगा तो हर क्वेश्चन जो है ना, यकीन मानिए सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। और आपका बीपीएससी में भी जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है शेड्यूल को लेकर। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, चलिए। भारत में जो है ना 15 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। और किस फील्ड में? तो तकनीक के क्षेत्र में। आप देख रहे हो एआई के क्षेत्र में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 15 अरब डॉलर। अच्छी बात है। तो भारत को क्या फायदा होगा? मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एआई के क्षेत्र में, उससे भारत को क्या लाभ मिलेगा? पहला क्वेश्चन मेंस का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत जो है ना एआई के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका क्यों निभा रहा है? भारत को एआई क्यों चाहिए? तो आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, जो भारत की सफलता है। भारत ने इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया, भारत ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया, भारत ने उसमें एआई का इस्तेमाल किया। तो एक तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, और शांति स्थापित करने के लिए भारत को एआई चाहिए। अगर हम लोग रक्षा क्षेत्र में बात करें तो कुल मिलाकर जब आप यहाँ पर देखोगे कि जो 15 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गूगल के द्वारा, तो इसे एक तो
नौकरियां जो है ना उत्पन्न होगा, मतलब रोजगार सृजन होगा। भारत को लाभ बता रहे हैं, रोजगार सृजन होगा। फिर यहाँ पे तकनीक है ना, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोकतांत्रिकरण होगा। मतलब आपने एक्सपर्ट लोग का न्यूज, आपने आर्टिकल वगैरह देखा ही होगा डिस्कशन में, एआई को डिस्कशन जब होता है या जनसत्ता एनालिसिस में आपने पढ़ा ही होगा कि वहां पे एआई का लोकतांत्रिकरण एक बहुत बड़ा चुनौती है। मतलब एआई का इस्तेमाल जो है ना कुछ समूह के हाथ में ना रह जाए, और लास्ट मैन जो अंतिम पंक्ति है उनके तहत एआई कैसे पहुंच जाए, उनके पास एआई कैसे पहुंच जाए, ताकि एआई का लाभ जो है ना उनको भी मिले। तो लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देगा। भारत की जो तकनीकी दस्ता है भारत की जो तकनीकी दस्ता है उसको बढ़ावा देगा। तो ये सब लाभ होगा भारत को। मेंस का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में, इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत में गूगल के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उससे क्या लाभ होगा भारत को। तो भारत जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है $15 अरब का, ठीक है, वो विशाखापट्टनम में एक एआई डेटा केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, विकास होगा, रोजगार जनरेट होगा, डेटा का लोकलाइजेशन होगा, जो कि अमेरिका से मुद्दा है ये वाला। वैश्विक एआई हब के रूप में भारत जो है निर्माण हो पाएगा। भारत का जो सॉफ्ट पावर है ना, ये चीज आपको सॉफ्ट पावर में क्या होगा, इजाफा होगा। ठीक है, अगर भारत हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा ना, तो भारत का जो लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित बनने का, इस लक्ष्य को भारत प्राप्त कर लेगा। आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी होगा आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ये देखिए एडिटोरियल पेज में अभी जो है ना, हाँ, कि जो इजराइल और हमास के बीच में जो मसला चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वहां पे धीरे धीरे ही सही शांति स्थापित हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिसपे अभी स्पष्टीकरण नहीं आया। जैसे कि आप देख रहे हो, हमास का निरस्तीकरण, मतलब हमास क्या हथियार को छोड़ देगा, ये मुद्दा है। दूसरा क्या है कि जो गाजा की जो शासन है वो किसको दिया जाएगा, फिलिस्तीनी को दिया जाएगा कि अदर को दिया जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, और राष्ट्र को मान्यता, जो फिलिस्तीन जो राष्ट्र है ना, कई देशों ने मान्यता दिया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये अभी भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि युद्ध को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसका जो प्रयास है, तो भारत जैसे तमाम नेता ने जो है ना इनकी सराहना किया है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें, ये जो इम्पैक्ट हुआ इसराइल हमास का, इम्पैक्ट जो है ना इसराइल में, मतलब गाजा में क्या क्या देखने को मिला और वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आप देखोगे ना वहां पे कि जो अर्थव्यवस्था है तबाह हो गया है गाजा में, वहां का जो स्थिति है भयावह हो गया, महिलाएं और बच्चों का काफी जान गया है। देखोगे कि वहां पे अभी भी जो है ना मदद नहीं पहुंच पाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मदद होता है। लेकिन जैसे ही शांति स्थापित हो रहा है, धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मदद भी पहुंचेगा। ये सब इम्पैक्ट है। आइए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अच्छा, आगे क्वेश्चन मिलेगा। ये है ब्रिटेन का सहयोग। आपने देखा कि भारत और ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट किया है, सीटा, CETA, इसका फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। इससे जो है ना भारत और ब्रिटेन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, एआई, क्लाइमेट चेंज, स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग, जितने भी मुद्दे हैं सब पे जो है ना मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, जब ब्रिटेन जो है ना यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ ना, ब्रेग्जिट, तो उसकी इकोनॉमी सही नहीं चल रही है। कभी कभी तो नेगेटिव ग्रोथ भी चल रहा है। भारत का माफ कीजिएगा, जो ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर लोग पहले पढ़ने जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, तो वो एक रिवेन्यू का सोर्स हुआ करता था, लेकिन उसमें भी कमी देखने को मिला। इसलिए तो ब्रिटेन अब भारत में जो है ना अपना जो है यूनिवर्सिटी का ब्रांचेस खोल रहा है, 9 गो। याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज पर भी बातचीत चल रहा है भारत के साथ इकोनॉमिक ट्रेड, निर्यात को लेकर भी बातचीत चल रहा है। तो ये आर्टिकल पढ़िएगा आप लोग कि इससे जो है ना दोनों देश को लाभ होगा कि नहीं होगा, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ग्रीन हाउस, ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। वैश्विक चुनौती में जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, बहुत बड़ा मसला बनते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि COP29 कहाँ पे हुआ था और COP30, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दोनों का सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन यहाँ से कैसे फ्रेम करेगा कि जो पेरिस क्लाइमेट है 2015 वाला अग्रीमेंट,
उसका सफलता अभी तक नहीं मिला। उसका क्या उद्देश्य था पेरिस क्लाइमेट का, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनके सामने क्या चैलेंजेस है उत्सर्जन को लेकर, ठीक है। क्यों नहीं ग्रीन हाउस गैस का कमी कर पा रहा है डेवलप कंट्री, डेवलप जो कौन सा कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। तो आपका देखिए मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और ये पूछा भी गया है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और इसे निपटने के लिए जो विकासशील देश है, जैसे भारत जैसे विकासशील देश है ना, उनके सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या है। तो चुनौती में आप क्या लिखोगे, जो वित्तीय जो संसाधन होता है ना, उसका सबसे बड़ा अभाव है। डेवलप कंट्री बोला भी था कि हम डेवलपिंग कंट्री को पैसा देंगे, फंड देंगे, लेकिन वो लोग दिया नहीं, और ये एक बहुत बड़ा मसला बनते जा रहा है। आप देखोगे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो जलवायु परिवर्तन पर काफी जो है ना मतभेद देखने को मिलता है। जैसे कि अमेरिका देखिएगा तो बाहर हो गया ना। तो ये सब मतभेद है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आप देखो जो डेवलपिंग कंट्री है उसके पास तकनीक नहीं है, उसके पास आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। ऑलरेडी वो लोग बाढ़, सूखा, चक्रवात से जो है ना सर्वाइव करता है, और जनसंख्या दबाव, गरीबी, नीति निर्माण में काफी सीमित है उनके पास। तो ये सब चैलेंजेस है, ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम में। अभी जो यूपीपीसीएस का जो मेंस हुआ था 2024 वाला, जाके क्वेश्चन देखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सारे एंगल को यहाँ पर कवर किया जाता है, और आपको जो है ना वीडियो के अंत में पता चल जाएगा कि जनसत्ता न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और जो यहाँ पे एनालिसिस होता है हमारे चैनल पे, वो आपके लिए लाभ है या नहीं है, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन सिंधु, देखिए आर्टिकल में ये आ रहा है, और बहुत लोग इसको दरकिनार कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको स्पष्ट कर दे, ऑपरेशन सिंदूर से मेंस में क्वेश्चन आने वाला है। अभी बीपीएससी 71 का एग्जाम होगा, देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में या भारत की जो चैप्टर है ना, 2 जीएस पेपर होता है ना, जीएस 1 और 2 होता है। तो 1 में आपका हिस्ट्री हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, करंट अफेयर के मुद्दे है ना, तो करंट अफेयर में आपसे पूछ लेगा जीएस 1 में, याद रखिएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, किसके खिलाफ या किस घटना के खिलाफ जो है इसको शुरुआत किया गया था, इंट्रोडक्शन वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर को कंपाइल करने के लिए या उसकी सफलता के लिए। तो मेंस में क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से ये वाला पूछेगा आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी भूमिका को स्पष्ट कर दे। तो आपको बता दें एआई का इस्तेमाल किया गया, रियल टाइम डेटा विश्लेषण में काफी हेल्प किया भारत को। आप देखोगे एयर स्पेस जो है ना मॉनिटरिंग किया गया, तभी तो जिस जगह पे हमको गिराना चाहिए था अपने टारगेट को, उस जगह पे गिराए हम लोग, और एक भी जो है ना सिविलियन का डेथ नहीं हुआ। भारत की जो है ना निग्लिजेंस जो है ना 0% था वहां पे। भारत ने हर पहलू को ध्यान रखा कि वहां पे सिर्फ आतंकवादी मरे, ना कि पाकिस्तान का सिटीजन या पाकिस्तान की आर्मी। ओके, तो भारत का जो ये क्रेडिबिलिटी है उसमें इजाफा किया। तो ये सब इंपॉर्टेंस से ध्यान रखिएगा। साथ ही जो स्वदेशी तकनीक है, ड्रोन है, ये सब में भारत ने अपनी रणनीति क्षमता दिखाया वैश्विक समुदाय को। अब आइए आईएमएफ के बारे में। आपको लगेगा कि इस टॉपिक में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बता दें कि आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है ना, भारत की जो वृद्धि दर है ना 6.6% बताया है जीडीपी कि इतना का ग्रोथ भारत करेगा। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे 2 रिपोर्ट निकाला गया है, विश्व आर्थिक, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विश्व आर्थिक और परिदृश्य, ठीक है, आउटलुक रिपोर्ट, ये जो है ना आईएमएफ निकालती है, और यही क्वेश्चन आईएमएफ से पूछ रहा है बार बार। आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे अभी 2025 में एग्जाम हुआ ना यूपी पीसीएस का, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ना किसके द्वारा निकाला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, प्रूफ के तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि क्यों हम लोग जनसत्ता पढ़ते हैं और कौन सा टॉपिक हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेगा। अब यकीन मानिए यूपीपीसीएस का जो क्वेश्चन है ना, उसमें 70 से 80 क्वेश्चन जो है ना जनसत्ता न्यूज़पेपर से डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 साल से इसको देख रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं, तो हमें आइडिया हो गया है कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो 2 रिपोर्ट है, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट याद रखिएगा, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों आईएमएफ निकालती है, और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आईएमएफ को लेकर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर, वर्ल्ड बैंक को लेकर। ठीक है, बने रहिएगा हमारे चैनल पे।
और देखिए यहाँ पे अभी जो रुपया है ना हमारा 88.81 के आसपास चल रहा है डॉलर के मुकाबले। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यूपीएससी में देखिए क्वेश्चन को जाके कि कैसे पूछता है। यहाँ पे पूछता है ना कि जब डॉलर के मुकाबले भारत का जो रुपया है वो कमजोर होता है या मजबूत होता है तो भारतीय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको बता दें, जब भारत का रुपया, ठीक है, कमजोर होता है ना, वीक होता है, तो एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, याद रखिएगा। और जो रुपया मजबूत होता है ना तो एक्सपोर्ट घट जाता है, याद रखेंगे आप इस फैक्ट को। और यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और आपको बता दें कि जो भारतीय रुपया है ना उस पर किस किस फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। तो जो अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया उसका प्रभाव पड़ता है। आप देखोगे कि घरेलू जो बाजार है उसका प्रभाव पड़ता है। जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होता है जैसे रशिया यूक्रेन का घटना हो गया, या आप देख लो गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सबका इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय रुपया पे। तो ऐसा नहीं है कि भारत का जो रुपया है अछूता रहेगा। और आपको ये बता दें कि जो अमेरिका का जो फेडरल बैंक है एफबीआई, उसका जो नीति है ना उससे भी हमारी भारतीय जो रुपया है ना प्रभावित होता है। अब आइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है, एक रिपोर्ट निकाला और कहा ना कि जो उभरती जो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, ऊर्जा प्रणाली हो गया, ये जो है ना वैश्विक श्रम बाजार को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि जो उभरती जो टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है, उभार जो लेबर जो इंडस्ट्री है या श्रम जो मार्केट है उसको कैसे प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि जो लॉजिस्टिक है, व्यवसाय है, प्रबंधन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परिवहन, व्यापार, खुदरा थोक व्यापार, जितना भी सेक्टर है ना जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है उसको इफेक्ट करेगा हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो भारत को क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो लोगों को लग रहा है कि एआई को अपनाने से रोजगार खत्म हो जाएगा, और ये डर सही है कि रोजगार खत्म हो जाएगा, लेकिन नए रोजगार भी जनरेट होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्किल सीखना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, अपने दूध वाला और धूप वाला एग्जाम्पल सुना ही होगा कि किसी सांप के मुंह लग जाने से दूध का तो वो जहर बन जाता है, लेकिन जब ऋषि मुनि उसको हाथ लगाते हैं तो वो अमृत बन जाता है। इसका मतलब दूध का गलती है, नहीं गलती है दूध का। उसी प्रकार टेक्नोलॉजी का भी गलती नहीं है। हमें किस प्रकार से जो है ना मानव कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि फ्रॉड वाली गतिविधियां या नेगेटिव जो एटीट्यूड है या नेगेटिव यूज है उसको। ठीक है, चलिए और क्या है यहाँ पे। आपने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का इस्तेमाल भारत के लिए काफी कारगर हुआ। भारत ने भी जो है ना ड्रोन का सहारा लिया यहाँ पे। तो ऑलरेडी यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल जो है ना आप देखोगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और संयुक्त अरब अमीरात में अगर हम लोग बात करें वहाँ पे शहरी वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन, उभरती तकनीक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का श्रम बाजार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि इसका जो इंग्लिश जो है ना वर्जन भी आपको देखने को मिले ना, तो आपको कमेंट करना होगा, आपको ये बताना होगा कि आप लोग सीरियस है इस चीज को लेकर। तो ये जो पीडीएफ है ना उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया जाएगा आपके लिए, ताकि आप लोग जो है ना आराम से चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए, लिख पाए। तो जो उभरती तकनीक है उससे आप क्या समझते हैं, जैसे एआई के बारे में आपको चर्चा करना है, रोबोटिक्स के बारे में, फिर उन्नत ऊर्जा प्रणाली के बारे में, सेंसर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है ना कि जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो सेक्टर है जैसे कि कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन, खुदरा, ये तमाम सेक्टर प्रभावित होंगे। हाँ ये सच है कि रोजगार का खत्म भी होगा, नए रोजगार उत्पन्न भी होंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें स्किल होने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये सब चीजें जो ना लास्ट में कंक्लूजन में आप लिखोगे। ओके, तो मुझे लगता है कि चीजें आपको जो है ना आसान लग रही होगी यहाँ पे। ये जो आप कप देख रहे हो ना, सुल्तान जौहर कप, किस खेल से जुड़ा हुआ है, हॉकी से जुड़ा हुआ। बस यही फैक्ट याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में या कमीशन कभी कभी जो है ना स्पोर्ट्स का नाम दे देगी कप का, और उसका स्पोर्ट्स किस खेल में खेला जाता है इसको मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। इस प्रकार का कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है कटअप को क्लियर करने के लिए। अब आइए ब्राजील वाला मैप भी हम लोग पढ़ते हैं ना कभी कभी। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना अफसफा कानून के लिए, अब देखोगे नेपाल के कारण, अब देखोगे बांग्लादेश के कारण जो है ना नॉर्थ ईस्ट चर्चा में रहता है।
तो आप लोग लोकेशन याद रखिएगा कि बर्मा से जो है ना अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है ना सीमा साझा करता है। आप यहाँ पर देखिए ब्राजील, हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि ब्राजील से कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है, ठीक है। इसमें तो आप देखो ये जो है ना क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2025 का। क्यों पढ़ते हैं लोग मैप? ब्राजील के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्राजील का जो भूमध्य रेखा जो वर्षावन है ना उसको क्या कहा जाता है? सेल्वा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वर्षावन है इस एरिया वाले को उसको सेल्वा कहा जाता है, इसलिए हम लोग ना मैपिंग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी गाजा में जो हमला हुआ, शांति स्थापित हो रहा है, तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ? इजिप्ट में हुआ। इजराइल जो है ना किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है? जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। आप देखोगे जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि मेडिटेरियन सी के साथ जो है ना सीरिया सीमा साझा करता है कि नहीं करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जेपीएससी में सब में पूछा गया है। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। और ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए छोटा सा प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। बहुत लोग जो लिंक पे तो क्लिक कर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट हमारे पास आ जा रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने नॉमिनल फी को पे नहीं किया। वो करना होगा आपको, तब ये पीडीएफ का आपको लाभ मिलेगा। देखिए कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग खरीदना ही है। अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो के माध्यम से नोट बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, और पूरा विजुअल भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो ये पीडीएफ है ना, जो नए नए अभी तैयारी में जुड़ रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल वाले हैं या काफ़ी दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उनको ये काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। तो जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा और प्रक्रिया को फॉलो कीजिएगा। अगर कुछ क्वेरी है बीपीएससी 71 को लेकर, वो भी चल रहा है हमारा क्लासेस, ठीक है। क्लासेस नहीं, उसमें पीडीएफ और वीडियो आपको दिया जाएगा आसान तरीके से, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। और ये नंबर है हमारा, जरूरत होगा तभी कॉल कीजिएगा, बेवजह नहीं। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसी नई ऊर्जा के साथ और नई उम्मीद के साथ, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।